व्हाट आई फील इज दैट कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले बहुत जरूरी होता है कि हमें उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हो। एंड स्पेशली केवीएस में जो टीजीटी साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में। हेलो दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी टीचर पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी केबीएस इंटरेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आए हैं। एंड हाँ, अगर आपने हमारे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन्हें भी जरूर देखें। सो मैं आज बुलाना चाहूंगा अपनी ही एक दोस्त को जिनका नाम है अंकिता। वो एक सरकारी टीचर होने के अलावा एक बहुत ही अच्छी पेंटर, शेफ, orator, and I guess if a one word can define her, वो होगा multi talented. So please welcome Miss Ankita. Hi Ankita, welcome to our YouTube channel Sarkari Teacher. Hope you're doing well in this lockdown यार। हाय रितेश, आई बीन बेटर। बस बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने इतना खाना बना लिया है, इतना खाना बना लिया है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा नेक्स्ट लेवल अब एक प्रोफेशनल शेफ का होने वाला है। बस आई एम गुड। कोई नहीं, मुझे उम्मीद भी आपसे यही थी। वैसे तो आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर ही रहे होगे। यस, आई हैव बीन ट्राइंग मेनी थिंग्स। एनीवेज अंकिता, मैंने अपने व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, बट मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें यार। Yes, it's my pleasure to introduce myself. As already mentioned by Ritesh, I am Ankita. I'm trained graduate teacher, that is TGT Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan since September 2019. I did my post graduation from Guru Nanak Dev University in zoology. While my graduation was from Regional Institute of Education, that is RIE Bhopal, I did my 4-year integrated course, that is BSc B.Ed from there. And moving on towards my schooling life, I am a proud KVN. So throughout my lifetime or throughout my schooling time, I had been a KVN. That was a great introduction by you. Okay, moving on to the next question अंकिता। जब आपका इंटरव्यू हुआ था उसके बाद शायद मेरी आपसे बात हुई थी एंड आपने मुझे एक चीज बताई थी कि आपने जो वहां पे ऑब्जर्व किया, वहां पे ऐसे 7 से 8 कैंडिडेट्स थे जो कि इनएलिजिबल डिक्लेयर किए गए पैनल के द्वारा। तो मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कि इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या था वहां पे। बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज व्हाट आई फील इज दैट कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले बहुत जरूरी होता है कि हमें उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हो। एंड स्पेशली केवीएस में जो टीजीटी साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में, बिकॉज साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, आपके 3 मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। हमारे मतलब लाइफ साइंसेस के बच्चे उसको सीबीजेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन होने बहुत जरूरी है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये तीनों सब्जेक्ट्स हमने हमारे 3 साल या 4 साल के पूरे कोर्स में पढ़ रखे हैं। पूरे ग्रेजुएशन के कोर्स में ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके तीनों साल होने चाहिए। एंड द अनदर थिंग इज दैट हर सेमेस्टर में और हर ईयर में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर पैटर्न फॉलो करती है या ईयर पैटर्न फॉलो करती है, तो हर सेमेस्टर में या फिर हर ईयर में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। बॉटनी में भी आपको हर सेमेस्टर में 50% चाहिए, zoology में भी एंड केमिस्ट्री में भी। सो यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड that whenever you are filling the form, ये eligibility criteria होना चाहिए। And then साइंस के लिए जो सेकेंड eligibility criteria है, that is for honor students, उनके लिए ये है कि honor students के पास बॉटनी या तो zoology या तो केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए with at least 50% marks in all the years. And apart from that, उन्हें कोई 2 सब्जेक्ट्स, that is अगर सपोज एक बीएससी ऑनर्स जूलॉजी का बच्चा है तो उसको जूलॉजी सारे साल उसने पढ़ी होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने 2 अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, दैट इज बॉटनी एंड केमिस्ट्री, वो भी उसने पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एंड विद
एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये दो मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बहुत बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड मेजॉरिटी बच्चे इसकी वजह से रिजेक्ट हुए थे। एंड जो थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज सीटेड पेपर टू क्वालिफिकेशन। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड कीप इन योर माइंड दैट केवीएस का एग्जाम भरने से पहले आपका सीटेड पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आई होप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दे शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और ये 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी हैं बिफोर फिलिंग द केवीएस फॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप अंकिता, मास्टर्स करते करते केवीएस वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना इज अ बिग डील यार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने केवीएस की रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे की, एंड सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? यस रितेश, थोड़ा इट्स नॉट अ बिग डील, बट मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज जब हम कोई और कोर्स साथ में परस्यू कर रहे होते हैं तो हमारा एम होता है कि हम दोनों चीजों को बैलेंस करें। बिकॉज मेरा फाइनल ईयर था, तो मेरा ये मोटिव था केवीएस का फॉर्म भरने का, ये मोटिव था कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके फ्री हूँ वैसे ही मेरी जॉब लग जाए। तो मेरा ये मोटिव था। सो अल्टीमेटली आई हैव टू बैलेंस बोथ थिंग्स, माय पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज माय केवीएस प्रिपरेशन। सो ये चीज मेरे दिमाग में पहले से ही थी। सितंबर और अगस्त में हमारा केवीएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला था। उस टाइम पे डेट्स रिवील्ड हो चुकी थी केवीएस की कि दिसंबर में एग्जाम होगा, बट मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की डेट शेड्यूल्ड नहीं थी। तो बस मेरे दिमाग में इसी चीज का डर था कि गलती से ये चीजें क्लैश नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी सेमेंट एग्जाम भी दिसंबर में होता है एंड केवीएस भी दिसंबर में था। तो बस इसी चीज का डर था। बाकी जब मैं फॉर्म भर रही थी तब मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, एंड मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में दे हैव 5 डे वर्किंग, है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक यूनिवर्सिटीज का वर्किंग डे होता है एंड सैटरडे संडे वी हैव फ्री। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि बाकी के जो स्टार्टिंग के 5 डेज हैं, 5 डेज ऑफ अ वीक, तो वो मैं सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट के लिए लगाऊंगी। दैट वाज माय स्पेशलाइजेशन एट दैट टाइम। एंड जो मेरा सैटरडे संडे है, आई विल डिवोट माय 3 to 4 आवर्स फॉर केवीएस प्रिपरेशन। तो ये चीज मैंने उसी टाइम पे प्लान आउट कर ली थी कि सैटरडे संडेज का 3 से 4 घंटा सिर्फ केवीएस की प्रिपरेशन के लिए होगा। लाइब्रेरी में जाऊंगी और केवीएस जो भी बुक्स हैं, जो भी मटेरियल है, मैं शुरू करूंगी। एंड एक और चीज, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी फॉर्म भरने के साथ ही। तो मैंने क्या किया था, फॉर्म भरने के बाद आई जस्ट रीच्ड आउट टू सम ऑफ माय सीनियर्स और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया एंड मैंने कलेक्ट किए 5-6 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। एंड जो मेरा फर्स्ट वीक आया था, फर्स्ट वीक आफ्टर फिलिंग ऑफ फॉर्म, दैट इज दैट संडे सैटरडे, मैंने सारे पेपर्स को गो थ्रू किया एंड मैंने अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट डाउन किया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे केवीएस में, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड डिफिकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होता है जितना बाकी एग्जामिनेशंस में होता है। और बहुत सारी चीजें हमने अपने लाइफ टाइम में, मतलब स्कूलिंग में हमने पढ़ रखी होती हैं बहुत सारी चीजें। तो मेरे लिए जरूरी ये था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैं पूरा टाइम डिवोट नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्वेश्चन पेपर्स लिए और मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्पेशली वीक पॉइंट्स में एम्फसाइज किया। जो चीजें मुझे नहीं आती थी मैंने उन्हें पेपर में लिखा और मैंने प्लान आउट किया मुझे कितना क्या पढ़ना है। एंड आई हैड मैंने नोट्स बनाए स्पेशली हिंदी के। मुझे पता था कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली स्कोरेबल है। केवीएस का हिंदी बहुत ही इजीली स्कोरेबल है, बहुत सरल हिंदी है उसकी। जो ग्रामर पोर्शन है वो हमने बचपन में पढ़ रखा होता है अपने स्कूल टाइम पे, बट हमें याद नहीं होता है। और मुझे पता था कि वो अल्टीमेटली कभी ना कभी मुझे हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने उसके नोट्स बनाए, अलंकार, वाक्य, रस नहीं आता है, अलंकार, वाक्य, मिश्र, ये सब जो भी है वो सब के मैंने नोट्स बनाए। एंड देन करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था मेरे पास डेली न्यूज़पेपर पढ़ना उस टाइम पे, डेली अपडेटेड रहना। तो मैं क्या करती थी, इंटरनेट से किसी भी बैंक पीओ या फिर किसी एसएससी या फिर किसी दूसरे एग्जाम की साइट्स में जाके उनका मंथली कंपाइलेशन का प्रिंट आउट ले लेती थी मैं। एंड आई यूज्ड टू रीड दैट प्रिंट आउट इन द नेक्स्ट ईयर। जैसे जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ के एंड में जो भी कंपाइलेशन आता है वो मैं अगस्त में पढ़ती थी। तो उस तरीके से
और मैं ये चीज अपने ऑडियंस, जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको मैं ये चीज बोलूंगी कि प्लीज आप यूपीएससी लेवल का मटेरियल मत ढूंढने जाइएगा, क्योंकि केवीएस उस लेवल तक जाता ही नहीं है। उसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑथर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, वो स्पोर्ट्स विनर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, तो करंट अफेयर्स से यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक जनरल, जो भी आपको सबसे छोटे पीडीएफ का, छोटे पेजेस का जो भी आपको मटेरियल दिखे और जो वैल्यूएबल हो, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए एंड आप उसको रिवाइज कीजिए। तो करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स से, तो वो मैंने ऐसे किया था। एंड सबसे फनी बात क्या थी, मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। आई होप तुमने भी देखा होगा, सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट का पेपर था। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का पेपर था, जनरल अवेयरनेस का कुछ भी नहीं था। हाँ। मुझे लगा मे बी शायद केवीएस ठीक है करंट अफेयर्स से पूछता होगा, तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक मनोहर पांडे की छोटी सी बुक आती है, मुझे लगा ठीक है मोर देन इनफ है, ये खरीद लेती हूँ, थोड़ा बहुत देख लूंगी ऊपर से। तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी, और जैसे ही मैं रिटन हॉल में बैठी रिटन एग्जाम के लिए और मैंने पेपर देखा जनरल अवेयरनेस का, उसमें करंट अफेयर्स के हार्डली 5-6 क्वेश्चन थे और रेस्ट एवरीथिंग वाज फ्रॉम जनरल अवेयरनेस सेक्शन। बट जो चीज मैंने नोटिस की है, जो जनरल अवेयरनेस आता है, वो मेजॉरिटी वैसी चीजें होती है जो हमने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ रखी है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में ऑलरेडी है वो चीजें, और जिनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, बहुत नेसेसरी है। तो आई गेस थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस होना, आप थोड़े ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो। अब जब भी आपको टाइम मिले अपने कोर्स से, जब भी आप बोर होते हो, तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो जो जनरल अवेयरनेस के बारे में बताए, या फिर बहुत सारी ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो मंथली कंपाइलेशंस देते हैं एंड हार्डली 5 मिनट्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो दैट वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी। उसके अलावा एज सच मैंने कुछ प्लान आउट नहीं किया था। अंकिता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद, एंट्रेंस रिजल्ट आने के बाद आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, एंड सेकंड थिंग, इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद क्या क्या हुआ वहां पे, वो हमें एग्जैक्ट थोड़ा बताइएगा डिटेल में। बिल्कुल रितेश। इस टाइम पे भी मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था कुछ। हुआ क्या था कि मेरी इंटरव्यू की डेट्स मेरे इंटरनल एग्जाम के साथ क्लैश हो रही थी, एंड इस बार तो इतना गंदा कोइंसिडेंस हुआ था कि मेरे इंटरनल एग्जाम्स फ्राइडे को खत्म हो रहे हैं एंड सैटरडे को मेरा इंटरव्यू है। सैटरडे नहीं, संडे को मेरा इंटरव्यू था। तो इतना ऐसा क्लैश हुआ, तो मैं पूरे टाइम डिलेमा में थी कि मैं क्या करूं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं या अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन इंटरनल। करूं, अपने इंटरनल के एग्जाम प्रिपरेशन करूं। बट ठीक है, आई हैड टू मेक अ चॉइस। मैंने चॉइस बनाया, मैंने इंटरव्यू के साथ साथ इंटरनल की भी प्रिपरेशन की। उस टाइम पे मैंने ये चीज अपने माइंड में रख ली थी कि अंकिता, इंटरनल में जस्ट पासिंग मार्क्स ले जा, नोबडी केयर्स, बट मेन फोकस अपना इंटरव्यू में कर, क्योंकि एक बार ये चीज क्लियर हो गई देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो यही चीज थी, मैंने प्रिपरेशन की एंड मैं मतलब मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली ये थी इंटरव्यू के लिए कि मुझे पहले से पता था कि इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो मैं अपने साइड से प्रिपेयर करके जा सकती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है मेरे इंटरव्यू पैनल्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो लोग क्या मुझसे पूछेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट थिंग वाज माय इंट्रोडक्शन। आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस, और नहीं भी पूछा जा सकता। Exactly. बहुत सारे वहां पे कैंडिडेट्स थे जिनसे, जो मतलब जिनका मेरे से पहले टर्न था, तो मैं उनसे पूछ रही थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, और मैं इस चीज की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गई थी, बिकॉज मेरे को पहले से पता था कि अगर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मे बी शायद इंटरव्यू थोड़ा मेरे फेवर में आ सकता है। तो मैं सब सारे ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस चीज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाओ एंड ट्राई टू लुक प्रोफेशनल व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। और कुछ क्वालिटीज हैं, जब भी आप बात करते हैं वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने देखा था, सोनाली सिंगल का इंटरव्यू था, उसने कुछ क्वालिटीज बताई थी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नॉलेज हो गई, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, व्हाट आई फील इज दैट आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए।
मतलब you have to portray to the interviewers that you are seeing this job as a fulfillment of your goal. तो ये पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है. अगर आप ये पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली यू विल लूज योर मार्क्स इन इंटरव्यू. इंटरव्यूअर यही जानना चाहता है आपसे और कुछ नहीं जानना चाहता है. एंड सोशल इंटेलिजेंस केवीएस के इंटरव्यू में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज मैंडेटरी. आपको पता रहना चाहिए इन चीजों के बारे में. एंड रेस्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. You have to go in the interview with a smiling face and a positive attitude and open mind. ये चीजें थोड़ी ज्यादा, ये क्वालिटीज पोजेस करना बहुत जरूरी होता है एक इंटरव्यू में जाने से पहले. एंड प्रिपरेशन की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन मैंने पहले से प्रिपेयर किया था. एक परफॉर्मा मिलता है, बायोडाटा परफॉर्मा, आप वो बहुत ही वाइजली फिल कीजिए. उसमें आपका नाम और कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं, स्कूलिंग एंड ऑल की डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स. एंड एंडिंग में एक सेक्शन होता है जहां पे वो आपसे आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, वो चीज एक क्वेश्चन होता है. तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, उसका बहुत ही छोटे वर्ड लिमिट होती है उसमें, उस वर्ड लिमिट के अंदर आप बहुत ही ओपन माइंडेडली वो क्वेश्चन फिल करें, उसका आंसर लिखें. एंड देन उसके बाद एज सच नॉलेज की बात की जाए तो नॉलेज के लिए मैंने ये प्रिपरेशन की थी कि मेरे लिए 6th से लेके 10th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ना उस 1 वीक के टाइम में पॉसिबल नहीं था. मुझे 2 चीजें मैनेज करनी थी. तो मैंने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई. ऑल्दो ये सारी चीजें हमने अपने बीएड में पढ़ रखी हैं. 6th से लेके 10th स्टैंडर्ड की बुक्स हमने पहला हमने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ रखी है, सेकंड हमने अपने बीएड में पढ़ रखी है. तो मुझे इतना पता था कि मुझे बस एक रिवीजन की जरूरत है. मुझे सारी चीजों को दोबारा से नहीं पढ़ना है, मुझे अपने बेसिक्स को बिल्डअप नहीं करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप थी. तो मैंने बस एक गो थ्रू क्विक रिवीजन लिया 9th और 10th का. एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बायो के बच्चे क्या करते हैं, वो लोग फिजिक्स नेग्लेक्ट कर देते हैं. प्लीज आप ऐसा मत करो. वहां पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको पता है कि आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आपसे फिजिक्स से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे. क्योंकि जब आप केवीएस में एज अ टीजीटी साइंस पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना है. आपको तीनों सब्जेक्ट्स हैंडल करने पड़ते हैं, बॉटनी भी, जूलॉजी भी, एंड नहीं बॉटनी जूलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायो. एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ती है आपको, एंड देन फिजिक्स भी पढ़ानी पड़ती है. तो प्लीज आप 9th 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स के, अच्छे से पढ़ के जाइए. एंड डेफिनेटली उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझसे पूछे गए थे. एंड प्लस जैसे मैं उस टाइम पे मास्टर्स कर रही थी, तो इंटरव्यू पैनल में मुझसे मेरे मास्टर्स के बेसिस में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे स्पेशलाइजेशन के बेसिस में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड यू शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस ऑल्सो. एक सर थे वहां पे इंटरव्यू पैनल में, उन्होंने मुझसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे थे. जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे बट इंटरेस्टिंग थे. जैसे प्लेन का इन्वेंशन किसने किया, ये छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ रखी है बट उस टाइम पे हमें याद नहीं आती है. प्लेन का इन्वेंशन किसने किया था, फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने किया था, किरण बेदी क्या कौन है, क्या पोस्ट होल्ड करती हैं. तो ये चीजें उन्होंने पूछी थी एंड जिनका मैंने बहुत पॉजिटिवली और सही जवाब दिया था. एंड देन मूविंग ऑन टू द पेडागोजी पार्ट, वहां पे एक इंटरव्यूअर होते हैं जो पेडागोजी जो दैट इज रिलेटेड टू योर बीएड सब्जेक्ट, उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं. तो एंड उससे भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने माइक्रो टीचिंग और इंटर्नशिप में जो हमने चीजें देखी होती हैं, जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं, उन चीजों के रिलेशन में क्वेश्चंस होते हैं. मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एक 5E मॉडल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि 5E मॉडल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. देन लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, आप अपने लर्निंग आउटकम्स को कैसे अचीव करेंगे. एंड जो भी एजुकेशन में हम मॉडल्स पढ़ते हैं उन चीजों के बारे में जनरल आप प्रिपेयर करके जाइए, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड देन the last thing that is very important for the interview is your demonstration. Demonstration आप प्लीज प्रिपेयर करके जाइए. बहुत लोग बोलते हैं हमसे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं पूछा, आप मत प्रिपेयर करो, बट मेरा ये मानना है कि प्रिपेयर योर डेमोन्स्ट्रेशन. अच्छे से अपना डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर करके जाइए. बायो का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिक्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ले सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. और एक और चीज जो जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं हर यूट्यूब में ना मैं सर्च करती थी कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसा देना चाहिए. तो बट मुझे कभी पता नहीं चला डेमोन्स्ट्रेशन कैसा देना चाहिए. बहुत सारे इंटरव्यूज थे, वो कुछ भी बता रहे थे जो बहुत वेस्ट था, जो मुझे लगा शायद वैसा नहीं होता है.
तो मैं आपके ऑडियंस को बस इतना बताना चाहती हूँ, जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर करें, बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप एंडिंग में आप जो भी ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं उसको रब करना ना भूलें, ठीक है? वो पहली चीज है। एंड दूसरी चीज, आप कभी भी अपने इंटरव्यूअर्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट ना करें। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो आंसर देंगे। कुछ इंटरव्यूज हो सकते हैं जो आंसर्स दे दे, बट प्लीज आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। एंड प्रेफरेबली आप फिजिक्स में अगर डेमोन्स्ट्रेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज फिजिक्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं, बहुत सारे फिनोमिनन्स और जो भी हमारे डे टू डे चीजें होती हैं हमारे लाइफ में, आप उनसे रिलेट करके आप वहां डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, और जो शायद एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके डेमोन्स्ट्रेशन का। तो बस यही था मेरा बेसिक स्टेप। और एंडिंग में वी ऑल नो दैट nobody gets a second chance to make first impression, so it is very very important कि आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मैं यही बोलूंगी। एंड मेरे इंटरव्यू में तो मेरा इंट्रोडक्शन वाज द हाईलाइट, आई गेस, दिस इज व्हाट आई फील। तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके यार अंकिता, आपने बहुत ही मतलब यार एकदम डिटेल में बताया आपने। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यार अंकिता ने 57 आउट ऑफ 60 स्कोर किया था केबीएस इंटरव्यू में। एंड यार बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर है ये, क्या मतलब सेकंड हाईएस्ट स्कोर था ये केबीएस टीजीटी साइंस इंटरव्यू का 2018-19 का। थैंक यू रितेश। ओके अंकिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। अरे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट आई शुड थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इतने इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस बाकी एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर सकूं। एंड आई होप जो भी ये आपकी ऑडियंस ये वीडियो देखे, उनको मेरे इस इंटरव्यू से जो भी रिक्वायर्ड हेल्प है वो उन्हें मिल सके। ओके, थैंक यू अंकिता, थैंक यू। फाइनली मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज do like, subscribe and share. Thank you.